चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है? वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक लिखो। वन डायमेंशनल, फिर हम लोग उसको थ्री डायमेंशन में भी देख लेंगे, आज ही देख लेंगे वो भी। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसका जो पोटेंशियल को फॉर्म है, वो पोटेंशियल क्या आ जाएगा वन डायमेंशन में? दैट इज पोटेंशियल इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग ऐसा ही करेंगे इसको। कैसे आया कैसे नहीं आया ये तुम लोगों को पता ही है सबको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेशन कुछ ऐसा ही रहेगा यहाँ पे। या इसको 1/2 के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जो हैमिल्टोनियन बनेगा इसका, ठीक है, हैमिल्टोनियन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2 एम, और फिर ये d2/dx स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एस आई इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये मतलब पूरा जो भी इतना लंबा हम लोग जा सके यहाँ पे जा सकते हैं। बट फाइनली यहाँ पे फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज करें यहाँ पे, सपोज करो यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि बिना श्रोडिंगर इक्वेशन के तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना। यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? d2 psi/dx का स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? e-1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा कोर्स पूरा। इतना सिंपल तो है नहीं ये सॉल्व करना, काफी लेंदी है। तो इसका डायरेक्टली लिखते हैं कि सॉल्यूशन जो हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कितना आ जाएगा वेव फंक्शन? डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। जो वेव फंक्शन मिलेगा साई एन, nth ऑर्बिट का या nth लेवल का, वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में एक अल्फा। ठीक है। अल्फा बाई 2 पर पावर n। ये तो याद रखना पड़ेगा सबको, याद रखे बिना तो काम चलेगा नहीं। और फिर n फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, और रूट अंडर पाई लिखते हैं हम लोग। ठीक है। और इस पर फिर कितना आ जाएगा? तो हमारे पास रूट, यानी 1/2। और फिर यहाँ पे आ जाएगा e⁻माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हर्माइट फंक्शन एक रहेगा Hn अल्फा एक्स। ठीक है। Hn अल्फा एक्स आ जाएगा, जहाँ पे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है एम ओमेगा बाई एच कट। एम ओमेगा बाई कितना आ जाएगा? एच कट। ठीक है। अभी क्या है कि अब आगे अगर हम देखें इसका, तो अगर हर्माइट जो यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? Hn अल्फा एक्स, जो हर्माइट फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग अलग अलग कंडीशन में ले सकते हैं, या फिर हम इसका डायरेक्ट क्या करते हैं ना, वेव फंक्शन को लिख देते हैं। ठीक है। डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं? इसको वेव फंक्शन ही लिखते हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या होगा, n=0 पे, n=1 पे। ठीक है, वो सारा। तो अगर हम सबसे पहले अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, ये तुम्हारा सिंपल है nth स्टेट के लिए। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 0। और यहाँ पे जो मिलेगा यानी साई 0 इक्वल टू, डेट इज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, इक्वल टू अल्फा। यहाँ देखो n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 पर पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो अल्फा आ जाएगा बाई रूट अंडर पाई। ठीक है, और इसका फिर से रूट, इसका रूट इंटू e⁻ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा।
और यहाँ पे देखो जो ये है एच एन वाई का वैल्यू, जो हर्माइट फंक्शन था, वो कितना होता है, एच एन अल्फा एक्स का वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और अगर हम यहाँ पे इसको भी लिखे थे क्या, चलो देखो हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट था ये, अब अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें यहाँ पे, फर्स्ट स्टेट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास, वो आ जाएगा अल्फा, यानी एन की जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अल्फा बाय 2√पाई आ जाएगा यहाँ पे। 2√पाई, जैसे यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये 2 वाला बचेगा, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा ऑलमोस्ट। और फिर एच एन जो तुम्हारे पास यहाँ पे H1 अल्फा एक्स, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 अल्फा एक्स आ जाएगा। 2 अल्फा एक्स, तो यहाँ पे उसको भी हम लोग पुट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 2 अल्फा एक्स इंटू e⁻−अल्फा² x² बाय 2। ठीक है, इस टाइप से थर्ड, सेकेंड, थर्ड, ऐसा हम लोग निकालते जाएंगे। तो अगर हम सेकेंड एक्सटेंडेड का निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा 8√अंडर पाई, मतलब आगे तुम यहाँ पे पुट करते जाओ एन का वैल्यू और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो वैसा आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो हर्माइट फंक्शन था H n अल्फा एक्स, वो आ जाएगा 4x² अल्फा² -2। ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है इसको लिख दो फिर, अल्फा² x² बाई 2। तो इतना बहुत है, सेकेंड तक भी आता नहीं है उतना एग्जाम में। ठीक है, तो इतना भी हम लोग याद रखना, तो आई थिंक सफिशियंट है ये। अब इसका हम थोड़ा वेव फंक्शन पे आते हैं। तो वेव फंक्शन कैसा बनेगा इसका, है तो ये गॉसियन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन भी क्या बनेगा, गॉसियन वाला ही बनेगा। वेव फंक्शन जैसे कि अगर हम ये देखें यहाँ पे, ठीक है, दो बनाए या दो से ज्यादा बनाए, चलो तीन बनाते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राउंड स्टेट का ही ना, इधर है मान के चलो एक्स। ठीक है, ये हो गया वेव फंक्शन यहाँ पे। तो sin0 x ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, गॉसियन फंक्शन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, इस टाइप से। तो यहाँ भी जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, इस टाइप से जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा स्मूथ रहेगा ये, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। और जब हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन निकालेंगे जहाँ पे psi 1 x आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास एक स्टेट ऐसा मिलेगा, मतलब एक तरफ तो यहाँ पे जाएगा, एक नोड मिलेगा इस टाइप से। ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसको स्मूथ बना दो। ठीक है, कुछ इस टाइप से जाएगा यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट स्टेट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन, ठीक है। तो वेव फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज करना थोड़ा जरूरी है, वरना फिर बाद में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में वेव फंक्शन ही देख के बहुत कुछ पूछता है वहाँ पे। अब ये तुम्हारा हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जैसे हाइड्रोजन एटम वाला हम देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे कैसे वेव फंक्शन के हेल्प से क्वेश्चन आता है वहाँ पे। वेव फंक्शन दे देगा, फिर नोड पूछेगा, या फिर अलग अलग स्टेट पूछ सकता है यहाँ पे। ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा कर लेना तुम लोग, नीचे कर दो, मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया, psi 2 x, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये वेव फंक्शन है, ठीक है, इसको याद रखना है एटलीस्ट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ अगर पूछा जाए नोड या एंटी नोड के बारे में, तो नोड देके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एन एक्स, मतलब जो वेव फंक्शन होगा इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन होगा कब, एंड जो वेव फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन होगा इफ, अगर एन इवन होगा तब। अगर एन इवन है तो ये साइन एक्स का इवन फंक्शन है। और अगर जो तुम्हारे पास वेव फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है होगा, अगर एन का वैल्यू ऑड रहेगा तब, मतलब कहीं ना कहीं एन पे ही डिपेंड करेगा। अगर एन का वैल्यू क्या रहा, ऑड, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। साइन एक्स क्या बन जाएगा फिर, ऑड फंक्शन। ठीक है यहाँ तक।
हाँ। चलो इसका आयन वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, निकालना क्या है इसमें। अगर आयन वैल्यू का हम बात करें तो एनर्जी कितना आ जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इन वन डायमेंशन में डायरेक्टली लिखते हैं एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, और जहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो जो ग्राउंड से एनर्जी होगा डेट इज ई जीरो, वो कितना आ जाएगा 1/2 एच कट ओमेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। बाकी फिर हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2 3 पढ़ के जो भी है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3/2 एच कट ओमेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो 5/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। बस इसका एक हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, मतलब इस टाइप से। तो फिर आगे बढ़ते हैं उसको, एनर्जी का जो डायग्राम होता है वो। तो इसका डायग्राम पहले यहाँ पे पोटेंशियल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। पोटेंशियल कुछ ऐसे चल जाएगा। ठीक है, इसका अलग अलग लेवल को देखते हैं हम लोग। तो पहला ये हो गया, फिर ग्राउंड स्टेट, और फिर दूसरा हो गया एक्साइटेड स्टेट। दोनों का गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज एच कट ओमेगा। ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, दैट इज जी एस करते हैं इसको। और एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एच कट ओमेगा। ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका एनर्जी 3/2 एच कट ओमेगा। इसका कितना हो जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा। और ये हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगा 7/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो ये सब जनरल चीजें हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये तो हो गया वेव फंक्शन, हो गया एनर्जी हो गया। ठीक है, अब इसका जो वेव फंक्शन यहाँ पे बनेगा ना, इसके अंदर अगर हम ड्रॉ करें वेव फंक्शन को, तो ये ऐसा नहीं कि ये इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिमेरिट आता है। डिमेरिट कहने का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे वेव फंक्शन ड्रॉ करें ना, तो ये थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा वेव फंक्शन। ठीक है, मतलब इस पोटेंशियल थोड़ा सा बाहर जाएगा यहाँ पे ऐसे। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट एक्साइटेशन का बना है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा चलिए किचकिच हो जाएगा फिर यहाँ पे। देखो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे बनाते देखो। अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को ड्रॉ करें तो उसका जेनेटिक ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ऊपर की ओर। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे, तुम्हारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्म है ना, अगर हम पोटेंशियल में इसको ड्रॉ करें यहाँ, तुमको यहाँ पे कैसा दिखेगा, हम एक्चुअली यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाले में। यहाँ पे जो तुमको फॉर्मेशन मिलेगा कुछ इस टाइप से जाएगा, मतलब इस टाइप से, और यहाँ पे ऐसे जाके फिर यहाँ से मतलब थोड़ा सा बाहर जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल से बाहर भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखेगा तुमको। चलो इसको अच्छे से रुको, एक बार बना देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बना देते हैं। क्योंकि हो सकता है ना ऐसा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, तुमसे पूछ देगा, नेट वगैरह में तो पूछता ही है, तो ये डिटेल पता होना चाहिए। जैसे तुम्हारा अगर ये हो गया पोटेंशियल, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, इसको सिंपल रखते हैं। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, और ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में तो तुम्हारा जो वेव फंक्शन आएगा, ठीक है, वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ भी बाहर जाएगा। और जो तुम्हारे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उसको जरा हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक उसको, तो वो कुछ ऐसा जाएगा और ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे 3/2 एच कट ओमेगा, और ये हो जाएगा एच कट ओमेगा बाय 2, एन इजकल टू 0, ये हो जाएगा एन इजकल टू 1। इसे यहाँ पे इसको भी एक कर लेते ड्रॉ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी तुम्हारा ऐसे स्टार्ट होगा यहाँ पे, और ये जाके फिर ऐसे करके ऐसे रहेगा।
ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा सा साइड में भी कुछ ना कुछ मिलने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, 5/2 एक्सपेक्ट होने का। एग्जैक्ट नहीं है कि आइडियली यहाँ पे ऐसा ही दिखे। ठीक है। तो एक चीज और है जो थोड़ा सा हम थोड़ा बाद में बताएंगे उसको, कि अगर एन का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा तो वेव फंक्शन कैसा बनेगा। ठीक है, फिर कांस्टेंट की तरफ फिर वो नजर आता है हम लोग को एक्चुअली। चलो अब कुछ पॉइंट वगैरह लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। नंबर ऑफ नोड्स के बारे में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा। नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा, जितना तुम्हारा एन का वैल्यू रहेगा। अगर एन का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं मिलेगा। एन का वैल्यू 1 रहेगा तो एक नोड मिलेगा। एन का वैल्यू 2 रहेगा तो यहाँ पे दो नोड मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड क्या हो जाएगा, आर एन। जो एन का वैल्यू रहेगा वही कह सकते हैं नोड रहेगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास एनएचसी है यहाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ नोड्स पे या फिर नंबर ऑफ नोड पॉइंट पे। जितना ज्यादा नोड पॉइंट रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, हाई एनर्जी रहेगा ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज अ फिनाइट प्रोबेबिलिटी और फाइंड द पार्टिकल आउटसाइड द हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब ऑसिलेटर के बाहर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, मिलने का। बट इसको हम लोग कभी भी क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लासिकली कभी भी हम लोग इसको एक्सप्लेन, ठीक है, नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, उसको बस याद रखो। तो इन ऑस्किलेटर यानी हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, finding the particle in ground state is maximum, in ground state is maximum। जो प्रोबेबिलिटी होगा ग्राउंड स्टेट में पाए जाने का वो क्या मिलेगा यहाँ पे, मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बट इसी को अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सोचे ना, ठीक है, तो पार्टिकल जो मैक्सिमम मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, उसके एंड पे मिलेगा। ठीक है, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम सोचे यहाँ पे, तो पार्टिकल सबसे ज्यादा पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कहाँ होगा, एंड पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे वो रेस्ट में नहीं रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद उसके बाद दूसरा क्या है ना, कि अगर हम हायर वैल्यूज ऑफ एन की बात करें, ठीक है, सर लिखते हैं। अगर हम एन का हायर वैल्यूज पे जाते हैं तो फिर से प्रोबेबिलिटी जो होगा पार्टिकल का पाए जाने का, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा एट द एंड पॉइंट। चलो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं कि फॉर हायर वैल्यू ऑफ एन, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी रहेगा तो थोड़ा क्या होगा, क्लासिकल की ओर जाता हुआ दिखेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल of find the particle is going to increase, is going to increase at the end points, at the end points। मतलब जो एंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है पार्टिकुलर पाने का। तो अगर हम हायर वैल्यू ऑफ एन जाएंगे तो वहाँ ऑफ कोर्स फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगा एट द इन पॉइंट्स इन क्वांटम मैथमेटिक्स, इन क्वांटम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है यहाँ तक। उसके बाद क्लासिकल टर्निंग पॉइंट वगैरह वो सब तो फिर आते रहेगा, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, वो केस, इसको निकाल ले क्या, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट निकाले क्या। क्लासिकल
चलो देखते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो कि इफ एन इज टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम लोग एन का वैल्यू लेते हैं इन्फिनाइट, ठीक है, तो कह सकते हैं ये जो है ना, ये एक लिमिट है जिसमें हम लोग क्लासिकल से फिर सेंटर ऑफ क्लासिकल मैग्नीट्यूड की ओर क्या करते हैं, जाने लगते हैं। मतलब एन का वैल्यू हम लोग इन्फिनाइट ले लेंगे तो लिख सकते हैं कि इट इज अ लिमिट, इज अ लिमिट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स, फ्रॉम क्यू एम कर दो क्वांटम मैकेनिक्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स, या टेंस टू, टू मत करो, लिखो यहाँ पे टेंस टू क्वांटम मैकेनिक्स, टेंस टू क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट इज सी एम, डायरेक्टली लिख देते हैं शॉर्टकट। अभी अगर टर्निंग पॉइंट निकाल लेना तो निकाल ले तो थोड़ा सा समझ में आएगा, मतलब चीजें लगेगा कि चलो अगर आ जाए कहीं पे तो कोई ठीक नहीं है, वरना तुम लोग खुद से भी निकाल सकते हो अगर चाहे तो। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, चलो शॉर्ट में जरा इसको बता देते हैं ना सिर्फ एक बार। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट मतलब ये ऐसा पॉइंट जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाए, कह सकते हैं इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ पे। एक ऐसे ले लो, एक ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा तुम्हारा, ये हो गया पोटेंशियल, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये जरा अच्छे से ये करो ना, इसी में टाइम लग जाता है। ये हो गया, तुम्हारे पास जो वेव फंक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये इसको ऐसे कर, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे पॉइंट देखना है, ठीक है, कि किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जनरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों मिल सकता है, दो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, एक माइनस ए पे मिलेगा, एक प्लस ए पे मिलेगा, ठीक है। एक ये लेवल मैच करने का, और एक यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ जाए, यानी इस पॉइंट को लेना हम लोग को, ठीक है, ध्यान। एक में कितना आ जाएगा, माइनस ए, एक में आएगा प्लस ए। अभी यहाँ पे देखो, अगर दोनों, जो तुम्हारे पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर दोनों ई माइनस वी आता है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर चलो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं पहले, वरना फिर कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि एट विच द पॉइंट at which classical mechanics at which classical mechanics tends to classical mechanics, या फिर देखो turn into quantum mechanics, turn into quantum mechanics, that is, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, that is classical turning point, that is classical turning points। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है जब तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो सारा किसमें चेंज हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू का मान लेते हैं प्लस माइनस ए पी। और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। जो टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा हम लोग को, जीरो। और इस केस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन तुमको मिल जाएगा वो मिलेगा सिर्फ डेल टू डाउ टू साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिर्फ ये मिलेगा यहाँ पे। अब इसमें जब हम लोग कोई ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लेंगे, जैसे अगर इस ये वेव फंक्शन लेते हैं ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साइन ऑफ अल्फा बाय रूट अंडर पाई पर पावर 1/2, ठीक है, e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा,
देखो हम डायरेक्टली उसको लिख देते हैं, ठीक है। डेल टू साइन ऑफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस अल्फा स्क्वायर, और फिर वन माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद साइन आउट, ठीक है। तो अगर हम इसको जीरो कर दें, दिस इज इक्वल टू जीरो, जैसे कि इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग देखे थे, ठीक है। अगर इसको जीरो कर दें डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो एक्स का तुम्हारे पास वैल्यू आएगा ना, कितना आ जाएगा, वन माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन। इसलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाय अल्फा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वन बाय अल्फा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, इस पॉइंट पे मिलेगा। अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास क्लासिकल टर्निंग पॉइंट मिलेगा, वो उसको अगर हम ए मान लें, तो वो आता है ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर एच कट बाय एम ओमेगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। देखो इसमें बहुत कुछ है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, अभी तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का बहुत कुछ बचा हुआ है, टू डी थ्री डी बचा हुआ है, फिर से डिजेनरेसी वाला केस है।